गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो क्लास है उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने पिछले क्लासों में डिस्कस किए थे, और उन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अगर वो पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं तो ये क्वेश्चन भी याद करना बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन कहा कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कोशिका की खोज की थी। कैसे की थी? कॉर्क नाम का जो पौधा था उस पौधे की एक पतली काट ली थी और जिसके ऊपर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटे छोटे कण देखे गए थे, बारीक बारीक कण देखे गए थे, जिनको अनगढ़ कहा गया है। ठीक है, तो उस काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे गए थे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसका मैंने बताया था कि कोशिका को कोशिका का जो शरीर होता है, शरीर के आकार को निर्माण करने में, आकार देने में कोशिका का योगदान होता है, इसलिए इसको संरचनात्मक कहा जाता है क्योंकि संरचना बनाता है। दूसरा, क्रियात्मक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये शरीर के जितने भी कार्य होते हैं वो कोशिका के द्वारा ही होते हैं, इसलिए इनको क्रियात्मक इकाई भी कहा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, याद कर लेना। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको लिखवा भी रखा है। कुछ पॉइंट्स मैंने जो पहले पढ़ाए थे उसमें भी आया था, संरचनात्मक क्यों था, क्रियात्मक क्यों है, तो उस बारे में भी मैंने वहाँ पर भी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। आप इन दोनों क्वेश्चनों को आपको लिखना है और साथ में लर्न भी करना है इनको। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन उसमें ये कहा गया है कि जो CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर और बाहर आते जाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि परागम्य झिल्ली होती है। परागम्य झिल्ली के द्वारा ही, मतलब जो गैस है, जो पानी जैसे तरल पदार्थ हैं, वो उससे बाहर ही अंदर आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होती है। जो कोशिका की जो झिल्ली होती है वो वर्ण के अनुसार वर्णात्मक किसको कहते हैं? जो वर्ण के अनुसार होती है। ठीक है। वर्ण के अनुसार परागम्य झिल्ली होती है जो चुने हुए पदार्थों को अंदर बाहर जाने देता है, अर्थात ये पदार्थ के गति को नियंत्रित करता है। कौन करती है नियंत्रित? वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इंग्लिश में आपको याद करना नहीं है, हिंदी में याद रखो। वर्णात्मक परागम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जो पदार्थ हैं, जैसे पानी है या कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी है, उसको अंदर या बाहर जाने की परमिशन देता है, या फिर अंदर या बाहर जा सकते हैं। ठीक है। इसलिए ये जो हम इसको इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि जो पदार्थ हैं उनकी गति को नियंत्रित परागम्य झिल्ली ही करती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं CO2 की गति कैसे होती है, जल की गति कैसे होती है। बारी बारी से इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझोगे तब आगे जाके आपके क्वेश्चन समझने की आसानी रहेगी आगे जाके क्वेश्चनों में। CO2 कोशिकाओं के अंदर उच्च सांद्रता में विद्यमान होता है। उच्च मतलब अधिक मात्रा में विद्यमान होता है। ठीक है। कोशिकाओं के में उच्च सांद्रता में विद्यमान होता है क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान CO2 का निर्माण होता है। जब कोशिका श्वसन करती है, सांस लेती हैं, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। ठीक है। ये जो प्रक्रिया हमारे शरीर पे भी अप्लाई होती है कि जैसे हम सांस वगैरह लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस आती है, और वो सांस होती है, फिर वो सांस किसका निर्माण कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देती है। ठीक है। और वो सांस किसके द्वारा, जो कोशिका द्वारा जो शोषण किया जाता है, उस शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है तो उस समय कोशिका के बाहर CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। तीन प्रकार के मैंने दाबी विलयन के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? 3 प्रकार के दाबी विलयन थे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से थे वो। देख लीजिए, ये तीनों थे। मैंने कहा था कि ये पॉइंट आपको लिखने नहीं है, लेकिन समझने जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चनों में काम आने वाले तीनों पॉइंट। अल्प परासरण दाबी विलयन, सम परासारी दाबी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। लिखने के लिए नहीं, मैंने याद करने के लिए आपको कहा था कि इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, और उसी का काम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है। सांद्रता अधिक हो गई CO2 की कोशिका के अंदर, और बाहर सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। पदार्थ की गति के नियमानुसार पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं।
ये नियम है, पदार्थ की गति का नियम है कि जो पदार्थ होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है। ठीक है, गुब्बारा की मैं बहुत बार एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि गुब्बारा है ना वो सभी लोगों को देखा हुआ है, सभी ने फुलाया, बचपन में बहुत सारी आपने मस्ती की है गुब्बारे के साथ। तो गुब्बारा आपने देखा होगा, गुब्बारे को जैसे हमने फुला दिया, फुलाने के बाद जहाँ से हम दबाएंगे, जहाँ से दबाएंगे वहाँ की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहाँ से वो दब जाएगा, और जो हवा है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, आगे चली जाएगी। समझ में आई ना। तो इसी प्रकार जो पदार्थ होते हैं उनका जो सांद्रण होता है वो उच्च से निम्न की तरफ होता है। ठीक है, गैसों के लिए यह विसरण कहलाता है, गति विसरण कहलाता है। ठीक है, ये जो विसरण है ये क्या कहलाएगा, गति विसरण कहलाएगा। इस विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसीय पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस कोशिका के अंदर और बाहर आते जाते हैं। क्योंकि जब कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो वह बाहर आ जाती है, और तब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बाहर बढ़ जाती है तो वो कोशिका के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको हेडिंग तो यही बनानी है, और फिर आपको लिखना है कि मतलब आप यहाँ से लिखोगे गैसों के लिए यह गति विसरण कहलाता है। CO2 की जो गति है इसको हम लिखोगे, गैसों के लिए यह गति विसरण कहलाता है। इसी विसरण की प्रक्रिया में, या फिर आप ये लाइन भी ना लिखो, सीधा लिखो कि गति विसरण की प्रक्रिया में, यहाँ पे लिखोगे गति विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसीय पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कोशिका के अंदर और बाहर आते हैं। जबकि चूँकि जब कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो वो बाहर आ जाती है, और जब बाहर CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो वो कोशिका के अंदर चली जाती है। समझ में आ गया। तो ये आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, मैंने छोटा लिखवा दिया। यहाँ से आपको करना है, इसी की जगह आप लिख रहे हैं ना गति विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, ऐसे। ठीक है, हो जाएगा ना। आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है जल की गति। जल की गति कैसी होती है, जल भी ठीक उसी नियम का पालन करता है जो गैस करते हैं। जैसा गैस का नियम हमने पढ़ा था वही नियम अप्लाई होता है जल वाले में। कोशिका के जल की गति परासरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, परासरण की जो गति परासरण की प्रक्रिया है उसी के द्वारा कोशिका में जल की गति होती है। जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है तो कोशिका के बाहर सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब पदार्थ की गति के नियम के अनुसार जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक उसी प्रकार बाहर से अंदर जाने की ओर गति करता है। ठीक है, जैसे अंदर से बाहर की तरफ आया था, इसी तरीके से बाहर ठीक उसी प्रकार बाहर से अंदर की ओर गति करता है जल। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस आज आपको ये तीनों क्वेश्चन लर्न करने हैं और तीनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं। इस क्वेश्चन में तो पूरा ऐसे कैसे लिखना है, और इस क्वेश्चन में यहाँ से इसकी जगह आप काट के लिखना है गति, और फिर यहाँ से लेके लास्ट तक आपको लिखना है। ठीक है, और ये लाइन आपको लिखनी है, ये भी लिखनी है आपको लाइन। ठीक है, तो बस आज आप ये तीन ही क्वेश्चन करेंगे। तीनों क्वेश्चन आपको लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।